हेलो, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बताया था कि वो कब से स्टार्ट हुई और आगे उसमें क्या क्या चेंजेस आए। आज इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ने से पहले हम फिर से वापस इसकी स्टार्टिंग में चलेंगे कि ये कब से स्टार्ट हुई थी। ये 1943 में स्टार्ट की गई थी। कब? जब बंगाल में बहुत बड़ा अकाल आया था। तो उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पिछले लास्ट वीडियो में पूछा था और आप लोगों में से केवल अमित चौरसिया ने इसका आंसर दिया और किसी ने मुझे इसका आंसर नहीं दिया। तो थैंक यू फॉर अमित चौरसिया, योर आंसर। एंड आगे है कि ये जो स्टार्टिंग थी ये 1943 में हुई थी और उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था और चूंकि उस समय बहुत बड़ा अकाल आया था बंगाल में, इसलिए इसको शुरू किया गया था ताकि जो लोग बेघर हो गए हैं या जो लोगों के पास खाने को नहीं है उन तक खाद्य को पहुंचाया जाए। इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1954-55 में इस राशनिंग और वितरण को फिर से पुनर्जीवित किया गया और इसको इस तरह से लागू किया गया कि नियंत्रण व्यवस्था लागू करने में सहायता मिल सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम रहा है। शुरुआत में जब इसको लागू किया गया था तो इसमें निर्धनों और गैर निर्धनों दोनों तरह के लोगों में किसी तरह का भेद नहीं किया गया था। मतलब एक नॉर्मल मूल्य पर जो पे सभी को अनाज उपलब्ध कराया जाता था, उनमें कौन निर्धन है कौन नहीं निर्धन है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में इस चीज़ को और ज़्यादा लक्ष्य क्या था? निर्धनों तक अनाज को पहुंचाना, ये लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसमें कुछ संशोधन किए गए 1992 में और इसको संशोधित रूप में जब लगभग भारत के 1700 ब्लॉकों में फिर से चलाया गया तो वहाँ पर उन परिवारों को चुना गया जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत थी। उसके बाद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य को लेकर भारत सरकार ने फिर से जून 1997 में इसमें थोड़ा और संशोधन किया और इस संशोधन में एक बहुत बड़ा चेंज जो देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि इसमें निर्धन और गैर निर्धनों में थोड़ा सा भेद हो गया। मतलब मूल्यों में थोड़ा सा चेंज आया कि जो निर्धनता रेखा से नीचे लोग थे उनको बहुत कम कीमत पर 1 या 2 रुपए या 3 रुपए किलोग्राम के रूप में अनाज मिल जाता था और जो निर्धनता रेखा से थोड़ा ऊपर थे, मतलब जिनकी आय थोड़ी सही थी, उनको कुछ ऊपर मूल्य बढ़ाकर लेना पड़ता था, जैसे 4 रुपए 5 रुपए या 6 रुपए इस तरह से। तो ये जो प्रणाली थी इस तरह से निर्धनों और गैर निर्धनों को चुना गया। उसके बाद लगभग 2000 में ये अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना के रूप में और परिवर्तित हुई। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? ये 2000 में स्टार्ट की गई थी और इसमें उन लोगों को जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, यानी कि गरीबों में भी जो गरीब होते हैं उन लोगों पर ध्यान दिया गया और उनको लक्षित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ लोगों को इनको चुना गया कि उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अनाज दिया जाए। तो लगभग स्टार्टिंग में ये 25 किलोग्राम तक अनाज दिया जाता था, फिर उसे बढ़ाकर लगभग 35 किलोग्राम कर दिया गया और फिर 2003 में इसमें और संशोधन किया गया कि लगभग 50-50 लाख के परिवारों को और इसमें जोड़ दिया गया। तो ये 50-50 लाख जो परिवार थे ये जुड़कर लगभग 2 करोड़ परिवारों को बीपीएल धारकों में सुनियोजित कर लिया गया। दूसरी थी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना देश के सबसे ज़्यादा गरीब लोग और जो दीन वरिष्ठ नागरिक होते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन्हें दीन वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट की गई थी।
इन वर्षों में इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो खाद्यान्न की उपलब्धता थी वो सामर्थ्य मूल्य के अनुसार बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही। बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। उसके अलावा जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर अन्न नहीं उग रहा था, वहाँ पर इन क्षेत्रों के द्वारा जहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्न उगता था उनसे अन्न की पूर्ति की गई, जिससे भुखमरी और अकाल जैसी जो समस्याएं थी उनका सामना भारत देश को नहीं करना पड़ा। इसके अलावा ये जो न्यूनतम मूल्य था जिनसे लोगों को राशन प्रोवाइड कराया जाता था, उसमें कभी कभी चेंजेस आते रहे, समय के अनुसार उसमें चेंजेस होते रहे और इससे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनकी आय की जो सुरक्षा थी वो बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें इतने मूल्य पर सरकार को अनाज देना है, तो उन्हें ये पता था कि ये हमारी आय इतनी सुरक्षित है कि हम जितना अनाज देंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली था, इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई। आलोचना कैसी थी कि ये जो FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो भंडारण किया जाता था, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडार पड़े रहते थे और वो सड़ जाते थे या उनको चूहे खा जाते थे, लेकिन लोगों तक वितरित नहीं हो पाता था। तो इस तरह से इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई और इन आलोचनाओं के चलते ये हुआ कि देखा गया कि किस तरह से भारतीय खाद्य निगम के पास चावल और गेहूं की कितनी उपलब्धता रहती है। तो ये लगभग 65 करोड़ टन तक थी, जो बफर स्टॉक के सीमा से उच्चतम सीमा में थी। मतलब जितना स्टॉक सोचा जाता था उससे बहुत ज़्यादा स्टॉक लग जाता था और जिसकी वजह से उसका काफ़ी नुकसान होता था। मतलब खाद्यान्न सड़ जाते थे, खराब होते थे और लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। परंतु इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, इसने काफ़ी अपना असर दिखाया। इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए, उनकी स्थितियां सुधरी और लोगों तक अनाज की उपलब्धता पहुंच सकी। लेकिन इसके साथ कुछ और भी था, जैसे कि न्यूनतम समर्थित मूल्य जिस पर अनाज खरीदा जाता था सरकार के द्वारा किसानों से, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा यूज़ किया जाने लगा। मतलब किसानों ने बहुत दबाव डाला। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ से ये खरीदा जाता था, वहाँ के किसानों ने बहुत दबाव डाला कि ये जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है, इससे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका मूल्य बढ़ाया जाए, जिससे सरकार को काफ़ी नुकसान होता था कि उसे बहुत ज़्यादा मूल्य पर अनाज खरीद कर और लोगों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराना पड़ता था। साथ ही साथ ये जो गेहूं और चावल की जो खेती थी, उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादकता बढ़ी, क्योंकि यही जो हमारी सरकार थी खरीदती थी, तो ज़्यादातर किसान बहुत ज़्यादा संख्या में गेहूं और चावल उगाते थे, जिसकी वजह से पर्यावरण और जल की जो स्थिति थी वो काफ़ी नुकसानदेह हो गई थी। कि आपको पता है कि चावल की खेती में बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, इसलिए जो जल का स्तर था, भूमिगत जल का, वो काफ़ी नीचे चला गया उन क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि ज़्यादा की जाती थी। तो इस तरह से कुछ ये प्रॉब्लम्स थी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा थी, कि सरकार को थोड़ा नुकसान हो रहा था और साथ में सभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी जो पहुंचनी चाहिए थी। किसान जो थे वो गेहूं और चावल बहुत ज़्यादा उगाते थे और मोटे अनाज नहीं उगाते थे, जबकि जो देश का काफ़ी हिस्सा था, मतलब जो गरीब लोग थे, वो मोटे अनाज पर ही निर्भर रहते थे। तो इस तरह से चावल की खेती से भूमिगत जल की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं खड़ी हुई और उसके अलावा जो बफर स्टॉक था उसमें बहुत ज़्यादा भंडारण की वजह से अनाज जो सड़ रहा था या ख़राब हो रहा था, लोगों में वितरित नहीं हो पा रहा था। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ कमियां दिखाता है। अब देखिए, NSSO की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये पता लगाया कि लगभग 2004 और 2005 में जहां चावल की लागत या चावल का जो खर्च था वो शहरी और गाँव की जगहों पर ज़्यादा होता था, वो 2013-14 में जाके उससे घट गया। मतलब चावल कम यूज़ किया जाने लगा और गेहूं का जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि लगभग दोगुना हो गया गाँव में और शहरों में लगभग 66% तक बढ़ गया। तो इस तरह से ये देखा जाए कि गेहूं और चावल की जो लागत थी या गेहूं और चावल की जो खपत थी वो काफ़ी प्रभावित हुई। इसके अलावा जो
पीडीएस डीलर होते हैं जो राशन की दुकानों पर इस अनाज को प्रोवाइड करवाते हैं, उन लोगों ने अपने लाभ के लिए इन राशन की दुकानों को पे कभी कभी खुलवाते थे और जो खुले बाजार होते थे वहाँ पर इस अनाज को ज़्यादा बेच देते थे। तो राशन की दुकानें जब कभी कभी खुलती थी तो लोगों को कम मात्रा में अनाज मिलता था और ऊपर से उन दुकानों पर जो अनाज होता था वो अच्छी किस्म का नहीं होता था, मतलब सड़ा गला बेकार खराब किस्म का हुआ करता था, तो लोग उसको ज़्यादातर नहीं खरीदते थे या बहुत ही जो मजबूर लोग होते थे वही खरीदते थे। तो जब वो अनाज नहीं खरीदा जाता था तो उसको फिर वापस भारतीय खाद्य निगम के पास भेज दिया जाता था। तो भारतीय खाद्य निगम के पास उसका बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा हो जाता था और उस स्टॉक को ख़त्म करना या उसको किसी तरह से निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा जो राशन की दुकानों पर अच्छे किस्म का अनाज नहीं मिलता था तो लोग उसे नहीं खरीदते थे और बीपीएल और एपीएल कार्ड वाले जो थे उनमें जो अंतर आया था मूल्यों में, वो लोग भी, क्योंकि एपीएल कार्ड वालों को जो मूल्य देना पड़ता था वो खुले बाज़ारों से लगभग बराबर का होता था, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं रहते थे क्योंकि राशन की दुकानों पर लगभग उसी दाम में अनाज मिलता था लेकिन वो अच्छी किस्म का नहीं होता था और वो कुछ पैसा 50 पैसा 1 रुपया बढ़ाकर अगर खुले बाज़ार से अनाज लेते थे तो वो अच्छी किस्म का मिलता था। तो इसलिए लोग अच्छी किस्म का पे ज़्यादा जोर देते थे और पैसे पर कम देते थे क्योंकि पैसा तो 1 आध रुपया बढ़ा के वो खर्च ही कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताया। मतलब अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिस हिसाब से शुरू की गई थी अगर उसका क्रियान्वयन सही से किया जाता तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम ना होती और हमारे देश की जो निर्धनता है वो काफ़ी सीमा में अभी तक ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह से असरदार नहीं रही और आज भी उतनी असरदार नहीं है। आज भी आप लोग नहीं सुनते होंगे कि कोई राशन की दुकान से सामान खरीदता है क्योंकि वहाँ पर अच्छे किस्म का नहीं मिलता और ये जो स्टॉक हैं वो खराब हुए जा रहे हैं जिससे देश का काफ़ी नुकसान हो रहा है और जनता का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको इसकी वर्तमान स्थिति समझा दी। आई थिंक आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें अमित चौरसिया ने ही आंसर दिया। वो बात मैं दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप लोग भी ये कोशिश करें कि आप लोग भी आंसर दें ताकि मैं आपका नाम भी अपने वीडियोज़ में ले सकूँ। और सभी लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।